हमारा कोड होता है मई 2022, वी हैव गॉट वन, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको यू विल गेट इंसर्ट इन विच द केस स्टडी विल बी गिवन, सो यू हैव टू रीड द होल केस स्टडी, और उसी के साथ साथ you will be given the question paper. Again, paper 2 is of 80 marks, and you will have 8 mark questions, 12 mark questions to solve. So you can use the data response, you can read the case study, and can solve these questions. ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और क्या क्या लिखना होगा हमें 8 मार्क्स के लिए। सबसे पहले तो यू हैव टू रीड द केस स्टडी थॉरली। आपको केस स्टडी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अब आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने करना यह है कि यू हैव टू use the case study to answer your 8 mark question and the 12 marks question. अब 8 मार्क्स और 12 मार्क्स में हम लोग क्या ऐसा लिखेंगे कि हमें जो है एग्जामिनर पूरा मार्क्स दे। बेसिकली बच्चों, आप लोग को याद होगा हम लोग ने डिस्कस करे थे नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन, सही है। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में, 8 मार्क्स में बेसिकली आपको नॉलेज के मार्क्स मिलते हैं। यू हैव टू राइट नॉलेज, and there are 2 marks for knowledge. Then you have to link the case with it. So you have got 2 marks for application, and you've got 4 marks for analysis. इस तरीके से आपकी 8 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दैट इज 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। लेकिन दिस इज 8 मार्क्स केस स्टडी क्वेश्चन। 8 मार्क्स के अंदर जो आपको केस स्टडी का क्वेश्चन मिलेगा, फॉर दैट दिस इज द मार्किंग डिविजन। However, 8 marks के अंदर there are also generic questions. अब generic questions क्या होते हैं? Generic questions are basically the questions which are not linked to the case study, and in that you get 4 marks for knowledge and 4 marks for analysis only. जैसे कि अगर हम लोग इस पेपर के अंदर देखें तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी से लिंक हुआ है, which says explain 2 ways TT could grow. तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे नॉलेज लिखने के, 2 मार्क्स मिलेंगे एप्लीकेशन लिखने के, और 4 मार्क्स मिलेंगे आपको एनालिसिस लिखने के। लेकिन इसी तरीके से आपका एक और क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स टू टीटी ऑफ यूजिंग लीन प्रोडक्शन मेथड। तो यहाँ पे केस स्टडी का नाम आपको दिख रहा है टीटी। तो बेसिकली यू हैव टू लिंक दिस आंसर टू द केस स्टडी एंड यू विल बी गेटिंग मार्क्स फॉर द एप्लीकेशन एज वेल ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस के मार्क्स मिलेंगे। हाउएवर बच्चों, अब अच्छा यहाँ पे भी देखें, एक्सप्लेन वन वे द इंफॉर्मेशन इज चार्ट इन इज माइट बी यूजफुल टू टीटी। अगेन टीटी यहाँ पे आ गया, तो टीटी यहाँ पे आ गया, सो यू विल बी गेटिंग मार्क्स फॉर नॉलेज, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है एक्सप्लेन 4 effects ऑफ ट्रेनिंग ऑन अ बिजनेस। नाउ इज टीटी रिटन ओवर हियर? नो। So are you going to give application over here? No. This is known as a generic question. Just like what we discussed in paper 1, question number 6, part E वाला जो क्वेश्चन होता था, पार्ट ई वाले क्वेश्चन में हम लोग जेनेरिक आंसर लिखते थे, देयर वाज नो मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। हाउएवर पार्ट डी के अंदर आपको एप्लीकेशन के मार्क्स मिलते थे बिकॉज यू हैड टू लिंक द इट टू द केस स्टडी। लेकिन यहाँ पे इसी तरह जिस तरह हम लोग 6 मार्क्स के पार्ट ई को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इसी तरह आपको कोई ना कोई एक सवाल ऐसा जरूर मिलेगा विच विल बी जेनेरिक, and you don't have to link it to the case study. You just have to give the knowledge plus analysis of it. All right. So this is your पेपर 2 पैटर्न। फिर अगेन दोबारा से आपको टीटी पे ही क्वेश्चन आएगा। जितने भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो मेजरली वो केस स्टडी से ही लिंक हुए हुए होंगे, एंड यू हैव टू आंसर इट अलोंग विद द केस स्टडी, ठीक है। सो ये दो तरीके के 8 मार्क्स के हो गए। और अगर हम 12 मार्क्स की बात करें तो 12 मार्क्स के अंदर बेसिकली देर इज 3 levels of your answer: level 1, level 2, level 3। तो यहाँ पे हमारे 3 लेवल्स होते हैं आंसर के, ठीक है।
और इन 3 लेवल्स में हमें जो है वो अपना आंसर करना होता है. वी हैव टू ट्राई टू रीच द लेवल 3. नाउ हाउ टू रीच द लेवल 3, व्हाट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर असेस्ड. देखिए अगेन यहाँ पे नॉलेज, एप्लीकेशन, अब चौथी भी आपकी चीज असेस होती है, दैट इज एवेल्युएशन. ठीक है. अब नॉलेज तो आप सिंपली जो पॉइंट्स देते हो वो होते हैं. एप्लीकेशन आप सिंपली जो एग्जाम्पल लिखते हो या लिंक बनाते हो टू द केस स्टडी, वो आपकी एप्लीकेशन होगी. एवेल्युएशन जो है वो बेसिकली हंड्रेड के साथ आपको जो आप जजमेंट दोगे वो होगी, प्लस आप जो जस्टिफिकेशन दोगे, जस्टिफाई करोगे अपने आंसर को, वो भी आपकी इवैल्यूएशन में होगी. लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि ये जो जजमेंट और जस्टिफिकेशन है, इट शुड बी ओनली रिलेटेड टू द केस स्टडी. और जस्टिफिकेशन में आप अगर फॉर एग्जांपल दो ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है. So if you're selecting option A, you have to give the reason for it, why you're selecting it. So if you're selecting option A, you have to give the reason. And if you are not selecting or you're rejecting, if you're rejecting option B, if you're rejecting option B, so what is the reason behind it? You have to give that as well. So this is what justification is. So select option A, so give the reason, and the option that you're rejecting as well, you have to give the reason for that as well, so that you get the highest marks for evaluation. ठीक है. तो इस तरीके का कुछ हमारा आंसरिंग पैटर्न होता है इन द 8 मार्क्स एंड द 12 मार्क में. अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेन 2 ways टीटी कुड ग्रो. अब ग्रोथ के दो मेथड होते हैं, या तो इंटरनल ग्रोथ होती है या तो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है. आप इसमें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी बात कर सकते थे, तब भी आपको मार्क्स मिल जाते थे. तो यहाँ पे खैर मैंने लिखा है वे 1 इज इंटरनल ग्रोथ. अब सिर्फ मैं इंटरनल ग्रोथ लिखूंगा तो आई विल गेट 1 मार्क फॉर नॉलेज. 8 मार्क्स में देर आर 2 मार्क्स अवेलेबल फॉर नॉलेज. तो एक एक वे में आइडेंटिफाई कर दूंगा, आई विल सिक्योर 2 मार्क्स फॉर नॉलेज. अब मुझे क्या करना है, मुझे अब एक्सप्लेनेशन करनी है. एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं केस स्टडी इस्तेमाल करूंगा. अब केस स्टडी में ये बात लिखी हुई है, एज टीटी इज प्लानिंग टू इन कंट्रीज जी, टीटी कैन ओपन इट्स ओन फैक्ट्री एंड स्टार्ट सेलिंग इट्स टॉयज. तो टीटी एक टॉयज का बिजनेस है और वो कंट्री जी में प्लान कर रहे हैं. तो मैंने बता दिया उसको कि हाउ ही कैन इंटरनली ग्रो इन कंट्री जी by opening its own factory. तो यहाँ पे opening its own factory is the explanation of this link to the case study. So application बच्चों सिर्फ केस से लिंक करना नहीं होता, बल्कि you have to explain the knowledge point along with the case study. So internal growth का मैंने यही लिखा है कि it can open its own factory, लेकिन यहाँ पे opening its own factory is a explanation of internal growth, which I have linked to TT as he is trying to grow in country C and start selling its toys. तो यहाँ पे ये जो येलो मार्क हुआ हुआ है, दिस इज योर एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन के 2 मार्क्स अवेलेबल हैं, सो आई विल बी सिक्योरिंग 1 मार्क ओवर हियर बिकॉज आई हैव गिवन वन एप्लीकेशन दैट इज कंट्री जी के अंदर प्लान कर रही है ओपन करने के लिए. एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन फॉर टीटी विल बी लेसर and therefore they can use the money saved in better promotional strategies. So basically यहाँ पे अब मुझे एनालिसिस के 2 मार्क्स चाहिए. एनालिसिस के 2 मार्क्स के लिए मैं एक शॉर्ट रन इम्पैक्ट लिख सकता हूँ और एक लॉन्ग रन इम्पैक्ट लिख सकता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इम्पैक्ट क्या लिखा, मैंने लिखा कि भाई एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टीटी विल बी लेसर. अगर वो अपनी फैक्ट्री खोलेगा तो वो फैक्ट्री खोलने का थोड़ा सस्ता उसको पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर वो खुद जाके जो है वो किसी और बिजनेस को खरीदता है. क्योंकि किसी और बिजनेस को खरीदना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि उनके एसेट्स वगैरह होते हैं जो कि परचेज करने होते हैं. वेरेज अगर हम यहाँ पे बात करें तो टीटी को कंट्री जी में रेंट भी सस्ता मिल सकता है, कंट्री जी में लेबर भी सस्ता मिल सकता है. तो उसकी वजह से उसको जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन है फॉर इंटरनल ग्रोथ, दैट विल बी मोर लेसर, एंड देयरफॉर दे कैन सेव द मनी इन बेटर प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज. तो क्योंकि वो नया है कंट्री जी में, तो वो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज कर सकता है. सो आई कुड हैव आल्सो एक्सटेंडेड दिस यूज प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज एंड देयरफॉर इंक्रीज देयर रेवेन्यू एट द अर्ली स्टेजेस. तो ये भी मैं बात कर सकता था. सो आई विल हैव गॉट द एनालिसिस मार्क्स. ठीक है. तो एनालिसिस के क्योंकि 4 मार्क्स अवेलेबल होते हैं, सो यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस फॉर ईच ऑफ द पॉइंट.
कि एज अ रिजल्ट ये होगा, उससे फर्दर ये होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेनिंग का हम लोग लिखेंगे बेनिफिट, तो ट्रेनिंग का बेनिफिट ये लिखेंगे कि एज अ रिजल्ट employees will be motivated, which will increase the productivity. Yeah, as a result, employees will be motivated, which will increase the quality of the product made by the employees. तो बेसिकली दो इम्पैक्ट्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अगर चाहें तो ज्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये है कि आपकी सिक्योरिटी जरूर हो जाएगी कि यार मैंने जो है वो इम्पैक्ट्स दे दिए, और मेरे मार्क्स जो है वो इम्पैक्ट्स पे नहीं कट होंगे। फिर उसके बाद मैंने दूसरा मेथड एक्सप्लेन करा, सो आई सिक्योर्ड वन मोर नॉलेज मार्क्स ओवर हियर। और उसके बाद मैंने एज टीटी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इन कंट्री जी, टीटी कैन बाय आउट वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन द कंट्री जी। सो यहाँ पे एक्सपैंड इन कंट्री जी, टीटी कैन बाय वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन कंट्री जी। अगेन मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करा, लेकिन यहाँ पे एक गलती है। वो गलती ये है कि दोबारा से हमने जो है वो एप्लीकेशन एग्जाम्पल के तौर पे, सेम एप्लीकेशन एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर ली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते थे कि आपका टीटी जो है वो अपनी कंट्री में ही अगर एक्सपैंड होगा, तो वो उसको ज्यादा बेहतर तरीका है कि वो अपने कॉम्पिटिटर को खरीद ले। ठीक है, तो बेसिकली बट वी आर एक्सप्लेनिंग इट हियर दैट बाय वन कॉम्पिटिटर इन कंट्री जी। अब बाइंग वन कॉम्पिटिटर इन कंट्री जी विल गेट यू द एप्लीकेशन मार्क्स ओवर हियर। बेसिकली यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि रेपुटेशन हो गई है, लेकिन यहाँ पे बाय आउट वन कॉम्पिटिटर्स इन कंट्री जी, क्योंकि कंट्री जी में कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, ये केस में लिखा हुआ है। तो कॉम्पिटिटर्स इन कंट्री जी पे हमें एक मार्क्स मिल जाएगा एप्लीकेशन का। एंड प्लस यू आर नॉट जस्ट राइटिंग द फ्रॉम द केस स्टडी, यू आर also explaining what is external growth, that is you when you buy out the other business. तो बेसिकली दिस इज हाउ यू विल गेट द एप्लीकेशन मार्क्स। तो यहाँ पे अगर आपकी एप्लीकेशन रिपीट भी हो रही है ना, लेकिन आपने उसको कवर अप करा हुआ है दूसरे सेंटेंस में कि यार दूसरी एप्लीकेशन का पीस डाला आपने फ्रॉम द केस स्टडी, तब भी आपको एप्लीकेशन के पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। As a result, TT will not have to ask the government for permissions, and this way he can enter the country Z at a faster rate. तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट की कोई परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं होगी कि भाई हम लोग आके अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हमें वो करने दो, नहीं। ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप खरीद रहे हो, तो जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद लोगे, तो उससे आपको यही फायदा होगा कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है उसके अंदर आपको फिर गवर्नमेंट की प्लानिंग या गवर्नमेंट की जो है वो इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली उस बिजनेस को जाके खरीद सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ये फायदा होगा कि आपको ग्रोथ जो है वो कंट्री जी में ज्यादा फास्ट तरीके से मिल जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी उस कस्टमर्स को देंगे, और ऑटोमेटिकली हम लोग परफेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 12 मार्क्स पे चलेंगे। और बिकॉज अभी अगर मैं सारी चीजें बता दूंगा, सो इट विल बी टू मच फॉर यू गाइस टू एब्सॉर्ब। ठीक है, तो अब हम लोग एक पहले जेनेरिक क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, तो एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लीन प्रोडक्शन मेथड्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्विकर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्विकर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया मेरा पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। अब एक्सप्लेनेशन कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के अंदर आप नॉलेज तो अलग से लिख देते हो ऊपर, एप्लीकेशन और एनालिसिस लिखनी होती है। अब एप्लीकेशन के अंदर मुझे जो है वो कोई एक ऐसी चीज केस स्टडी से लिंक करनी होगी यहाँ पे, जो कि मेरे पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन कर रही हो। तो क्या ऐसी आपकी कोई चीज पड़ी केस स्टडी में विच इज लिंकिंग योर पॉइंट फर्दर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है basically TT's factory uses lean production methods such as Kaizen and just-in-time inventory control, and it is also using new equipment for flow line production in its factory. All of its employees are well motivated and few leave each year. The company provides training for employees in all departments of the business whenever there are any changes, such as introducing new equipments or new products.
सो बेसिकली हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में एज टी is using methods such as Kaizen, they keep on improving the working. You can write they continuously improve they continuously improve as the workers are well motivated. They bring in new ideas of products at TT, and as a result, they are able to produce new products more quickly, and this will further make them make TT more competitive in its market. सो यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि हमने नॉलेज कहाँ लिखा. दिस वाज कंप्लीट नॉलेज. जो हमने ऊपर पॉइंट पूरा लिखा कि क्विकर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कंप्लीट नॉलेज थी आपकी. फिर हमारी एप्लीकेशन कहाँ थी. एज टीटी इज यूजिंग मेथड सच एज काइजन, दे कंटिन्यूअसली improve as the workers are well motivated. They bring in new ideas of the products at TT, and as a result, as a result is basically the impact. So as a result, new products are made more quickly, impact one, and this will further make TTA more competitive in the market, impact two. तो यहाँ पे एक मार्क यहाँ पे मिलेगा, एक मार्क यहाँ पे मिलेगा, दो मार्क यहाँ पे मिलेंगे. तो दिस इज वन मार्क फॉर बी फॉर द नॉलेज. देन वन मार्क फॉर एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पे काइजन इस्तेमाल करा है, वर्कर्स आर वेल मोटिवेटेड, ये दोनों बातें केस स्टडी में लिखी हुई हैं. एंड दे ब्रिंग न्यू आइडियाज ऑफ द प्रोडक्ट. क्या मिलेगा एनालिसिस का, और एक मार्क क्या मिलेगा आपका. द टोटल 4 marks you will get of explaining the benefit and its explanation and linking it to the case study. फिर उसके बाद हम लोग एक और बेनिफिट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स. ठीक है. अब इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. पहले हम लोग इसको लिखेंगे भाई लेस स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स. अब इसको हम फर्दर कैसे एक्सप्लेन करेंगे. एज टीटी is using just in time inventory control, they will order they will order goods only, or they will order the raw material for twice the raw material for toys only when it is needed.
and therefore there will be a reduction in the average costs of TT toys of TT's toys, which will allow them to increase their profit margins. तो यहाँ पे अगेन मैंने लिखा भाई लेस स्टोरेज कॉस्ट सॉरी नॉलेज इज लेस स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स फिर एप्लीकेशन एज टीटी यूजिंग जेआईटी, ये मैंने केस स्टडी से ही पता करा, ये लिखा हुआ जेआईटी इन्वेंट्री कंट्रोल, तो ये मैंने केस स्टडी से ही बात उठाई है, तो ये मुझे एप्लीकेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। तो एज टीटी इज यूजिंग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल, दे विल ऑर्डर द रॉ मटेरियल्स फॉर टॉयज ओनली व्हेन इट इज नीडेड एंड देयरफॉर, अब मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन करके लिखा कि भाई देयरफॉर देयर विल बी रिडक्शन इन द एवरेज कॉस्ट टीटीज ऑफ टीटीज टॉयज एंड विल अलाउ देम टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन्स। क्योंकि एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, आपको जो है वो कॉस्ट कम आएगी प्रोडक्ट बनाने की, और आप जो है वो ज्यादा उस पर फिर अर्न कर सकते हो। दिस इज योर इम्पैक्ट। तो ये दो इम्पैक्ट हमने यहाँ पे बता दिए, और ये दो इम्पैक्ट के हमें दो एनालिसिस के मार्क्स मिल जाएंगे, एक नॉलेज का मार्क मिल जाएगा और एक एप्लीकेशन का मार्क मिल जाएगा। सो 1 मार्क knowledge, 1 mark for application, 1 mark for analysis, and 1 mark for analysis again. So this is your 8 marks. That how you can score a full 8 marks. तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज लेके चलनी है। फर्स्ट यू हैव टू राइट नॉलेज, देन यू हैव टू राइट एप्लीकेशन, देन यू हैव टू राइट एनालिसिस इम्पैक्ट वन, एंड देन यू हैव टू राइट अनदर इम्पैक्ट दैट इज इम्पैक्ट टू। देखें, इम्पैक्ट लिखने का सबसे आसान तरीका है कि आप अगर फौरन से एक इम्पैक्ट लिख दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट रिडक्शन है। अब कॉस्ट रिडक्शन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? कॉस्ट रिडक्शन से आप प्राइसेस कम कर सकते हैं। सही, आप सोचें कि यार मैं अगर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है मेरी, तो मैं अगर मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो हूँ वो प्राइस कम कर सकता हूँ, तो ताकि मुझे मार्केट में एक एज मिल जाए। दूसरी चीज है कि आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको एवरेज कॉस्ट कम आ रही है, आप प्रॉफिटेबिलिटी को अपनी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको कॉस्ट कम आएगी प्रोडक्ट बनाने की तो आप आराम से अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर आपको कॉस्ट कम आती है तो आपका जो है वो जाहिर सी बात है वेस्टेजेस वगैरह भी रिड्यूस हो जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में आप ये बात भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है ना, वो एक तरीके से आपकी यही ग्रोथ अचीव करवाते हैं, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे चैप्टर 4 में, वही ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आप अचीव करवा सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। तो कभी भी आपको एक एनालिसिस का पॉइंट आ रहा है, दूसरा एनालिसिस का पॉइंट नहीं आ रहा हो दिमाग में, तो आप सिंपली उसको जो है वो ग्रोथ से लिंक कर सकते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी लिंक कर सकते हैं। लेकिन बस कोशिश करिएगा कि आप जो है वो रिपीट ना करें। जैसे कि एनालिसिस और एप्लीकेशन अगर आपने ऊपर लिखा ना यहाँ पे कि काइजन, और काइजन को आप फिर इधर इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आपने लिखा यहाँ के कि दे विल बी एबल टू मेक प्रोडक्ट्स मोर क्विकली, ये इम्पैक्ट आप यहाँ रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, ये इम्पैक्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर रिपीट कर सकते हैं। मतलब अब अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि यार ये वाला इम्पैक्ट हम आज लिख सकते हैं, सो दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन में यू गाइस कैन राइट इट। ठीक है, यू गाइस कैन ऑल्सो राइट के इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन in the next question, but in the same question you cannot repeat the application and analysis। यहाँ पे देखें दोनों पार्ट्स में मैं डिफरेंट एप्लीकेशंस लेकर आया हूँ। सो इन द सेम क्वेश्चन यू कैन नॉट रिपीट द पीस ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे अगर मैं लिख देता कि एस टी टी इज यूजिंग लीड प्रोडक्शन, एस टी टी इज यूजिंग लीड प्रोडक्शन, अगर दोनों में मैं एस टी टी इज यूजिंग लीड प्रोडक्शन लिख देता तो दैट विल नॉट गेट मी द मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। तो में से मुझे 1 मार्क मिलता है एप्लीकेशन का, क्योंकि एक ही पॉइंट को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। देयर आर नो टू पीसेस ऑफ एप्लीकेशन, देयर इज ओनली अ सिंगल पीस ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे बच्चों? हेलो। जी सर। ऑलराइट।
अब यहाँ देखें, एक्सप्लेन वन वे द इंफॉर्मेशन इन ईच चार्ट इन अपेंडिक्स वन माइट बी यूजफुल टू ट्वीटी। अब हर चार्ट की एक्सप्लेनेशन देनी है। अब आप लोगों ने अपेंडिक्स वन देखा है। अपेंडिक्स वन में यू हैड द मार्केट रिसर्च डेटा, यू हैड द मार्केट सेगमेंट, मतलब मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन है ना। अब अपेंडिक्स वन जैसे कि यहाँ देखिए चार्ट वन में, चार्ट वन में ये कह रहा है कि भाई एज स्ट्रक्चर ऑफ 200 मिलियन पीपल, तो 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज एज 5 to 20 ईयर्स। तो 5 साल से 10 साल या उससे नीचे 10% पॉपुलेशन जो है जो कि बिलो। लेकिन यहाँ पे आपकी जो केस स्टडी है टीटी की, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है टीटीज प्रोडक्ट्स आर डिजाइन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5। तो अगर यहाँ पे देखें इस कंट्री सी की इंफॉर्मेशन, अप टू 5 एज वाले पर्सन सिर्फ 10% है। ठीक है, उसके बाद जो है वो 5 to 20 पे है। तो चार्ट वन आपको बता रहा है कि आपकी पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो है वो एज अंडर 5 है। लाइक 200 मिलियन का 10% अगर निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 2 मिलियन आएगा। So 2 million is the market size in country Z for TT. However, there are more opportunities as 5 to 20, that is 30%, that is around 60. तो 60 मिलियन पीपल जो है वो, नहीं, टू एक मिनट, 10% ना 200 का, अगर हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मिलियन। और 60 मिलियन हमारे पास जो है वो एज है 5 to 20, राइट। तो ये अंडर 5 है। तो दिस इज द ओरिजिनल मार्केट साइज ऑफ टीटी, कि वो एज अंडर 5 के लोगों को टारगेट करेगा। तो चार्ट वन कैसे हेल्प कर रहा है? चार्ट वन हेल्प कर रहा है इन आइडेंटिफाइंग द मार्केट साइज इन कंट्री जी, as TT produces toys for aged under 5, they have a market size of 20 million people. So this information will help them to, you can say, to know how much production they will have to meet in country Z, and what scale of operation they must start at country Z, because the target market over there, the size of the target market is 20 million children. Is that clear? Yes. फिर उसके बाद सेकंड आप देखें, सेकंड चार्ट आपको बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2018 से 2019 में इंक्रीज हो रहा है, और फिर 2020 से 2021 में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का चार्ट आपको ये बता सकता है कि देर आर वर्कर्स हु आर लुकिंग फॉर द जॉब्स इन कंट्री सी। तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% जो है वो है कंट्री जी के अंदर, सो दैट मीन्स के अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, और शायद उनको जो है वो थोड़ा चीपली लेबर जो है वो मिल सके। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन कंट्रीज ही, क्योंकि 14% इज जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कर्स हु आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको कैसे हेल्प करेगा? वो ये हेल्प करेगा कि यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू गेट और नॉट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा होता तो आसानी से लेबर मिल जाता और चीपली अवेलेबल हो जाता। लेकिन भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं दिया हुआ केस स्टडी में। सो यू हैव टू असेस कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे आपको पॉजिटिवली भी हेल्प कर सकता है। कि यहाँ पे 14% है, तो 14% अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब यह है कि यू विल हैव सम अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल, बट द लेबर विल बी आस्किंग फॉर अ हायर वेज रेट, क्योंकि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है। तो लेबर यहाँ पे आपको महंगा मिल सकता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर टॉयज, 20% इज ऑनलाइन, 10% इज अदर शॉप्स एंड 70% टॉय शॉप्स। तो 70 टॉय शॉप्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो बेसिकली टॉय शॉप्स पे आप रखवा सकते हो अपना प्रोडक्ट, क्योंकि 70% ऑफ द मार्केट बाइज फ्रॉम टॉय शॉप, एंड ऑनलाइन 20% खरीदते हैं, और
अदर शॉप्स, कोई दूसरी शॉप्स पे ऐसी खिलौने वगैरह रखे हुए हैं, तो वहाँ पे 10% अवाम आती है। तो बेसिकली आपको मेजरली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा थ्रू टॉय शॉप्स। हाउएवर, मसला ये आ सकता है कि टॉय शॉप्स पे रखवाने में यू माइट फेस सम कंपटीशन एज वेल। फिर उसके बाद है मार्केट शेयर। चार्ट नंबर 4 में आपको दिखा रहा है मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर जाहिर सी बात है आपको ये बताएगा कि लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है आपकी मार्केट में, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट में प्लेयर्स हैं वो कितना कितना शेयर लेके बैठे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो कंपनी ए जस्ट हैज 1% एंड बी एंड सी आर इक्वल। सो दैट मीन्स मोर और लेस तीनों मार्केट्स का इक्वल शेयर है मार्केट के अंदर। दैट इज 34, 33, 33। सो इसका मतलब ये है कि दो तीनों कंपनीज बराबर की चल रही हैं, और बराबरी ये दे रही है एक दूसरे को, बराबर का कंपटीशन है और बराबर के कस्टमर्स डिवाइडेड है। तो इससे ये है कि मार्केट के कोई एक किसी एक बंदे के पास नहीं है, मार्केट जो है वो टोटली कंपेटिटिव है। तो कंपेटिटिव मार्केट में आपको अगर एंटर होना है तो आप इससे अपनी प्राइसिंग डिसीजंस वगैरह भी सेट कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं चार्ट नंबर 1 पे बात करूं, तो चार्ट नंबर 1 मुझे क्या बता रहा है? चार्ट नंबर 1 इज टेलिंग मी अबाउट द चार्ट नंबर 1 shows the percentage, or you can say the demographics of country Z, demographics of the population in country Z. TT's target market is children under age 5, which is 20 million in country Z. By identifying, or you can write this data identifies the market size for TT, and TT can decide its and TT can decide its and TT can decide its scale of operation in country Z. तो TT can decide its scale of operation in country Z कि कितने बड़ी फैक्ट्री उसको खोलनी होगी in country Z. All right, now let's move on to chart number 2. Chart number 2 दिखा रहा है हमें unemployment rate. So chart, this shows the unemployment rate in country Z and TT, which is around, we can write which is around 14% in 2022. This would help TT decide whether decide about the labor's availability in country, about decide about the availability of labor in country Z, as the unemployment rate is low. It will be difficult to get to find
cheaper labor. ठीक है, फिर उसके बाद है आपका चार्ट नंबर 3, और चार्ट नंबर 3 के अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. बाय दिस इंफॉर्मेशन, by the information of distribution channels, TT will be able to decide the placement for its product. As TT, as TT is, अच्छा, अपनी जो एग्जिस्टिंग कंट्री है, टीटी कैसे सेल करते हैं एग्जिस्टिंग कंट्री में? जी बच्चों, सर वापस बोलें। TT sells in its own machinery by existing and operate. कैसे sell? जी, सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो, जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि टीटी अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहा है टू द कस्टमर्स? Answer in the previous number, how it sell its products in TT in the Y. So as TT is we can add as TT can decide, shows 70% of the toys are sold through toy shops. So TT can initially start selling shops. चार्ट नंबर 4 क्या दिखा रहा है हमें? चार्ट नंबर 4 हमें दिखा रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द market share. By this information of market share, TT will be able to assess the competition in the market, as there are three competitors in country Z, which have similar market share. This means that the market is highly competitive. So this is how you're going to write this answer, or basically you had to explain one way the information in each chart in appendix 1 might be useful for TT. तो हमने बताया कि भाई अगर डेमोग्राफिक्स पता होंगे तो उसको उसकी मार्केट का पता चलेगा कि 20 मिलियन साइज है उसका मार्केट में, तो टीटी कैन डिसाइड इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन. तो ये हेल्प हो सकती है टीटी की कि वो डिसाइड कर सकता है कि उसको कितनी बड़ी फैक्ट खोलनी. फिर उसके बाद
दूसरी इंफॉर्मेशन जो थी दैट वाज अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो उसको पता चल सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो लेबर अवेलेबल होगा उस कंट्री में या नहीं होगा। तीसरी चीज जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की इंफॉर्मेशन देती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की इंफॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है कि किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है इन दैट कंट्री। और चौथी जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट शेयर ऑफ द अदर कंपनीज। तो इससे आपको पता चलता है कि मार्केट कंपेटिटिव है या नहीं है। तो ये चार चीजें जो है वो इस तरीके से टीटी की हेल्प करती हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? जी सर। जी बच्चों। Alright. अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को ये फोर्थ क्वेश्चन करना है विच इज द जेनेरिक क्वेश्चन। ठीक है। और ये जेनेरिक क्वेश्चन आप लोग जो है वो करके मुझे सेंड करें। और इसके अलावा मैं एक और केस स्टडी और आप लोग को वो भेज रहा हूँ पेपर। तो उसके भी 8 मार्क्स क्वेश्चन, मैं ये सैंपल आंसर्स भी भेज रहा हूँ आपको। सैंपल आंसर्स को भी आप फॉलो करें। और एक और केस स्टडी पढ़ के और उसके सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप लोग फुल लिखें। 8 मार्क्स जब पक्का हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू 12 मार्क्स, क्योंकि 8 मार्क्स से ही कनेक्टेड आपका 12 मार्क्स होता है। कि जितना आप 8 मार्क्स रहे हो उससे बस कुछ थोड़ा सा और हमें ऐड करना होता है फॉर द एवेल्युएशन पार्ट। तो एवेल्युएशन पार्ट के अंदर जो है वो आपको फिर फर्दर क्या ऐड करनी है चीज, तो हम लोग वो सीखेंगे। तो फर्स्ट यू गाइस गेट स्पेशलाइज्ड इन 8 मार्क्स क्वेश्चन, जिसको प्रैक्टिस करते रहे ताकि आप स्पेशलाइज हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे, जी बच्चों क्लियर है बात?